हेलो स्टूडेंट्स, मुद्रा पर आधारित अपने व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए अब हम इस वीडियो लेक्चर में मुद्रा के कार्य और मुद्रा की प्रकृति और उसके महत्व के बारे में आगे चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में जैसा कि हमने देखा था कि मुद्रा का आविष्कार मूलतः वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याओं को दूर करने के लिए किया गया। तो मुद्रा के कार्यों की जहाँ तक बात है तो मुद्रा के 4 महत्वपूर्ण कार्य माने गए हैं। सबसे पहले हम लेते हैं विनिमय का माध्यम यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मुद्रा लेन देन कार्य को सरल बनाती है। आजकल की जो अर्थव्यवस्था है उसमें विशिष्टीकरण है, श्रम विभाजन है, बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है और विस्तृत बाजार है। ये सब बातें अब मुद्रा के कारण ही संभव है। मुद्रा का माध्यम मुद्रा विनिमय का माध्यम होने के कारण ही मुद्रा ने मानव की स्वतंत्रता को आगे बढ़ाया है। मानव विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा बिचौलिए का काम करती है और जब मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य करती है तो इसका मतलब है लोग मुद्रा को सामान्यतः स्वीकार करने को तैयार हैं। विनिमय के माध्यम के रूप में काम करते हुए हम देखते हैं कि जब कोई थोक विक्रेता है, जब वह फुटकर विक्रेता को अपना सामान बेचता है या फुटकर विक्रेता ग्राहकों को सामान बेचता है तो उन सब का जो भुगतान है, जो लेन देन है, वह मुद्रा में किया जाता है। वस्तुओं के क्रय के और विक्रय के बदले में मुद्रा को प्राप्त किया जाता है। तो मुद्रा उपभोक्ता, व्यापारियों और जो सेवा प्रदाता हैं उनके बीच में एक कड़ी का काम करती है और विनिमय का माध्यम का जो मुद्रा का कार्य है वही वास्तव में मुद्रा का मूल कार्य है, जिसके लिए मुद्रा का आविष्कार हुआ है। और अन्य कार्यों की जो बात हम आगे करेंगे वह इस कार्य से ही आगे उत्पन्न हुए हैं। तो दूसरा मुद्रा का जो काम है या कार्य है वह है कि मुद्रा मूल्य का मापक है या मुद्रा लेखे की इकाई है। मेजर ऑफ वैल्यू कह सकते हैं या हम इसको यूनिट ऑफ अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे विद्यार्थियों, जैसे मान लीजिए लंबाई को मापने के लिए गज या मीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट है, और जैसे कि भौतिक वस्तुओं के नाप, तौल अथवा लंबाई, चौड़ाई इत्यादि हम ग्राम, लीटर, मीटर इत्यादि में हम मापते हैं, उसी प्रकार सब वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य का एकमात्र मापक मुद्रा है। वास्तव में इस काम के बिना विनिमय का माध्यम संभव नहीं है मुद्रा का काम करना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है वस्तु को खरीदने से पहले, कोई भी ग्राहक है वह उसका मूल्य जानना चाहता है और प्रत्येक वस्तु का मूल्य मुद्रा में ही बताया जाता है। तो आज की अर्थव्यवस्था में सारी क्रय विक्रय व्यवस्था का आधार मुद्रा है। मूल्य मापक के रूप में मुद्रा सही तरीके से काम करे, इसके लिए यह आवश्यक है कि मुद्रा के स्वयं के मूल्य में उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो वस्तु अन्य सब वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मापने का काम करती है, यदि उसके स्वयं के मूल्य में कमी या वृद्धि होगी तो लोगों में अविश्वास होगा और मूल्य मापन की प्रक्रिया अस्त व्यस्त हो जाती है। तो
कहने का मतलब यह है कि मुद्रा हिसाब किताब की इकाई के रूप में प्रयुक्त की जाती है, क्योंकि सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मुद्रा में मापा जाता है। विद्यार्थियों, ये दोनों कार्य, विनिमय का माध्यम और मूल्य का माप, ये दोनों कार्य मुद्रा के प्राथमिक कार्य माने जाते हैं, प्राइमरी फंक्शंस माने जाते हैं। मुद्रा का अगला कार्य है मूल्य संग्रह, जिसका मतलब है कि मनुष्य अपनी भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, सामाजिक और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए अपनी वर्तमान आय का कुछ भाग बचाकर रखना चाहता है, और मुद्रा के रूप में अपने मूल्य का संग्रह करना आसान है, क्योंकि मूल्य संग्रह करने के लिए यह आवश्यक है कि वस्तु इस प्रकार की हो कि वह भविष्य में खराब होने वाली नहीं हो। और इसलिए जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी तो उस समय वस्तुओं के रूप में अपने धन को संचित करना आसान नहीं था, क्योंकि वस्तुएं नाशवान होती हैं। तो इसलिए मुद्रा मूल्य संचय का साधन है, क्योंकि मुद्रा वस्तु का ऐसा रूप है जिसको हम आसानी से और हिफाजत के साथ जिसको हम संचित कर सकते हैं। मुद्रा को हमेशा हम संचित रख सकते हैं। तो व्यक्ति अपनी भविष्य की आकस्मिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए या ऋण का भुगतान करने के लिए मुद्रा को अपने पास संचित रखना चाहता है। तो इसे मुद्रा का हम परिसंपत्ति कार्य भी कह सकते हैं। तो ये मुद्रा का एक और कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य है। एक कार्य मुद्रा का और भी महत्वपूर्ण माना जाता है, वह है विलंबित भुगतानों का आधार, जिसका मतलब है कि भविष्य में जो भुगतान है वह मुद्रा में किए जा सकते हैं, क्योंकि आज का जो सारा आर्थिक ढांचा है वह साख पर आधारित है, और साख अथवा जो उधार है वह मुद्रा में ही दी जाती है। तो उधार देते समय ब्याज की दर, भुगतान की राशि, किस्तों की राशि पहले ही निश्चित कर दी जाती है। तो इससे जो ऋण लेने वाला है और ऋण देने वाला है, दोनों को यह पता रहता है कि भविष्य में कितनी राशि उसे प्राप्त होगी या कितनी राशि चुकानी है। तो मुद्रा के माध्यम से भविष्य के भुगतान किए जाते हैं। मुद्रा भावी भुगतानों का आधार है। विद्यार्थियों, भावी भुगतानों का उचित आधार मुद्रा तभी रह सकती है जब उसके मूल्य में स्थिरता हो। यदि मुद्रा के मूल्य में उच्चावचन आते हैं, यानी कहने का मतलब जब कीमत स्तर में परिवर्तन आता है, तो ऋणदाताओं और उधार लेने वालों को हानि या लाभ हो सकता है। तो मुद्रा का ये जो काम है, जिसको हम स्थगित भुगतानों का माप बोलते हैं, स्थगित भुगतानों का आधार बोलते हैं, ये मुद्रा का काम वित्तीय और पूंजी बाजार के विकास का काम करता है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि में सहायक है, क्योंकि मुद्रा के रूप में कर्ज लेना और कर्जों का भुगतान करना दोनों ही आसान है, क्योंकि मुद्रा लेखा की इकाई है और मुद्रा वर्तमान मूल्यों को भावी मूल्यों से जोड़ती है। तो ये 4 मुद्रा के महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिसमें से विनिमय का माध्यम और मूल्य का माप, इनको मुद्रा के हम प्राथमिक कार्य बोलते हैं, और मूल्य संग्रह और विलंबित भुगतानों का आधार, इसको हम मुद्रा के द्वितीयक कार्य या सहायक कार्य या गौण कार्य, सेकेंडरी फंक्शंस, हम इनको कहते हैं। विद्यार्थियों, इन कार्यों के अलावा भी मुद्रा के काम हैं जो कि अर्थव्यवस्था के विकास के साथ साथ और
आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो जिसमें से हम मुद्रा का जो एक महत्वपूर्ण कार्य हम यह भी ले सकते हैं कि मुद्रा के माध्यम से मूल्य का हस्तांतरण किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए उसकी जयपुर में परिसंपत्ति है, वहाँ से बेचकर वह मान लीजिए कोटा में संपत्ति खरीद सकता है। तो इस कार्य को मुद्रा के माध्यम से आसानी से संपन्न किया जा सकता है। मुद्रा मूल्य हस्तांतरण का सर्वोत्तम कार्य है, सर्वोत्तम साधन है, क्योंकि मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य करती है और इस मुख्य कार्य के कारण ही मुद्रा मूल्य हस्तांतरण का काम भी आसानी से करती है। तो मुद्रा का एक यह भी महत्वपूर्ण कार्य है कि मुद्रा के माध्यम से मूल्य का हस्तांतरण किया जा सकता है, यानी ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू संभव है मुद्रा के माध्यम से। कोई भी व्यक्ति अपने धन को, नगद राशि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी भेज सकता है। इसके अलावा विद्यार्थियों, आय का वितरण भी मुद्रा के रूप में ही किया जाता है। जो मुद्रा है वह राष्ट्रीय आय के वितरण का आधार है। उत्पादन के साधनों को, जो उनकी सेवाओं का जो प्रतिफल है, वह मुद्रा में ही दिया जाता है। अगर मुद्रा ना होती तो भूमि का लगान, पूंजी का ब्याज, श्रम को मजदूरी, मुनाफों का भुगतान करना कठिन होता। इसलिए राष्ट्रीय आय का वितरण मुद्रा के आधार पर ही संभव हो सकता है, क्योंकि साधनों का जो प्रतिफल है, जो कीमतें हैं, वह मुद्रा में निश्चित की जाती हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों, मुद्रा धन को तरलता प्रदान करती है, जिसका मतलब है कि मुद्रा संपत्ति का सबसे तरल रूप है। कोई भी व्यक्ति अपनी परिसंपत्ति को विभिन्न रूपों में संचित कर सकता है, बॉन्ड्स में, शेयर्स में, ज़मीन जायदाद में, फिक्स्ड डिपॉजिट्स में, लेकिन मुद्रा के रूप में संचित धनराशि सबसे ज़्यादा तरल है, क्योंकि अन्य वस्तुओं में अगर परिसंपत्ति को संचित किया जाता है तो हमें कोई भी क्रय करने के लिए, वस्तु या सेवा खरीदने के लिए उन्हें पहले मुद्रा में कन्वर्ट करना होता है। तो मुद्रा संपत्ति को तरलता प्रदान करती है। मुद्रा संपत्ति का सबसे तरल रूप है और मुद्रा परिसंपत्ति के अन्य रूपों को भी तरलता प्रदान कर सकती है, यानी उनको बेचकर हम नगद राशि प्राप्त कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि परिसंपत्तियों को मुद्रा में और मुद्रा को परिसंपत्तियों में बदला जा सकता है। इसके अलावा मुद्रा साख का आधार है, जिसका मतलब ये है कि मुद्रा के आधार पर ही व्यापारिक बैंक साख निर्माण करते हैं। इसको हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे कि जब बैंकों को नगद जमा प्राप्त होती है तो वह अपने पास कुछ % रिजर्व रखकर ही कई गुना उधार दे सकते हैं। तो व्यापारिक बैंक जो हैं, जिस आधार पर साख का निर्माण करते हैं, उसका जो बेसिस है, उसका जो आधार है, वह नगद जमा ही होती है। तो मुद्रा साख का भी आधार है। तो विद्यार्थियों, ये विभिन्न कार्य हैं जो कि मुद्रा संपन्न करती है, और मुद्रा के जो कार्य हैं, जो 4 महत्वपूर्ण कार्य हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस हैं, उन्हीं से मुद्रा के ये अन्य कार्य आगे विकसित होते हैं। तो इस प्रकार मुद्रा अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण कार्य करती है। अब हम देखते हैं कि मुद्रा का क्या महत्व है अर्थव्यवस्था में। तो विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि मुद्रा वह धुरी है, जैसा कि मार्शल ने कहा कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर
अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है। मार्शल का ये जो कथन है ये मुद्रा के महत्व को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि आजकल संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संपूर्ण ढांचे में मुद्रा अपना केंद्रीय स्थान रखती है। चाहे बचत हो, निवेश हो, रोजगार, उत्पादन, उपभोग, कीमत, सरकारी कर, कर्ज, आयात निर्यात, हम किसी भी कंसेप्ट को लें, इन सब के वर्णन में मुद्रा का समावेश होता है। और मुद्रा ने मानव की स्वतंत्रता को बढ़ाया है। मुद्रा, यदि व्यक्ति के पास मुद्रा है तो वह उसका अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकता है। मुद्रा क्रय शक्ति का सामान्य रूप है और मुद्रा के माध्यम से ही जो पूंजी है वह अधिक गतिशील हुई है। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी धनराशि को बेच सकते हैं, यानी जैसा कि हमने मुद्रा के कार्यों में देखा कि मूल्य का हस्तांतरण किया जा सकता है, तो इससे पूंजी को और अधिक गतिशील और उत्पादक मुद्रा ने बनाया है। मुद्रा का प्रयोग करके ही जो उत्पादक हैं वह न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना उनके लिए संभव होता है, और जो उपभोक्ता हैं वह अपनी सीमित आय को व्यय करके अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि उपभोक्ता को सर्वाधिक संतोष उस समय प्राप्त होता है जब विभिन्न वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताओं का अनुपात उनकी कीमतों के अनुपात के बराबर हो। तो इस संतुलन को प्राप्त करने में जो कीमत प्रणाली है वह सहायता करती है, और मुद्रा के कारण ही जो उत्पादन के साधन हैं उनका सर्वोत्तम आवंटन किया जा सकता है। यानी मुद्रा के इतने सारे उपयोग हैं विद्यार्थियों कि उन्हें एक लिस्ट में उनकी एक लिस्टिंग करना, उनकी एक सूची बनाना बड़ा असंभव है। तो मुद्रा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। कोई भी अर्थव्यवस्था हो, चाहे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, समाजवादी अर्थव्यवस्था हो, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, सभी में मुद्रा का जो कार्यभाग है, जो रोल है, वह महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करते हैं नेचर ऑफ मनी, मुद्रा की प्रकृति की। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि मुद्रा की जो प्रकृति है वह अन्य वस्तुओं और सेवाओं से भिन्न है। हम जानते हैं कि वस्तुओं अथवा सेवाओं को व्यक्ति इसलिए चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि वह उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है, जबकि मुद्रा हमारी आवश्यकता को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट नहीं करती। मुद्रा यह कार्य अप्रत्यक्ष रूप से करती है। तो मुद्रा की जो हम मांग करते हैं, हम मुद्रा को अपने पास रखना चाहते हैं, तो उसका कारण यह है कि मुद्रा में क्रय शक्ति है, परचेजिंग पावर है। तो जो मुद्रा की मांग हम इसलिए करते हैं कि मुद्रा के माध्यम से हम वस्तुओं और सेवाओं को क्रय कर सकते हैं, और इसीलिए मुद्रा की मांग को व्युत्पन्न मांग, डिराइव डिमांड भी कहा जाता है। तो मुद्रा की प्रकृति की चर्चा करते समय हमें ये जानना चाहिए कि मुद्रा साधन है, साध्य नहीं है। जिसका मतलब ये है कि मुद्रा किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन तथा जो वितरण की क्रियाएं हैं उनको सुचारू रूप से संचालित करने का माध्यम है। जैसे मजदूरी का निर्धारण या साधनों का जो हम पारिश्रमिक देते हैं, वितरण करते हैं, वह मुद्रा में किया जाता है। तो इससे उत्पादन कार्य में सहूलियत होती है, वितरण आसानी से किया जा सकता है साधनों के स्वामियों को। लेकिन मुद्रा अपने आप में साध्य नहीं है। मनी इज मीन नॉट एन एंड, जिसका मतलब है कि एक देश मुद्रा की मात्रा के आधार पर अमीर या गरीब नहीं हो सकता, बल्कि वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा
पर ही देश के निवासियों का जीवन स्तर निर्भर करता है। तो किसी देश का जो साध्य है वह तो क्या है विद्यार्थियों? अधिकतम रोजगार, अधिकतम उत्पादन, सामाजिक कल्याण और मुद्रा इन साध्यों को, उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन है। मुद्रा मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि का एक साधन है। मुद्रा का अपने आप में कोई मूल्य नहीं होता। मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की शक्ति प्रदान करती है। जो लोग बाग हैं वो मुद्रा प्राप्त करने में इसलिए जुटे रहते हैं कि ताकि वो अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं को क्रय कर सके। इसके अलावा विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पहले भी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि मुद्रा संपत्ति का सबसे ज़्यादा तरल रूप है। नगद राशि व्यक्ति के पास होने पर, मुद्रा के रूप में राशि होने पर वह वस्तुओं और सेवाओं को क्रय कर सकता है, क्योंकि किसी भी समय वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में मुद्रा प्रयुक्त की जा सकती है। इसके अलावा विद्यार्थियों, मुद्रा अर्थव्यवस्था के सभी घटकों को, फैक्टर्स को प्रभावित करती है। इस बारे में हमें हम इसको दो तरीके से देख सकते हैं। जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे वो तो कहते थे मुद्रा की स्वयं की कोई उपयोगिता नहीं है, और जो वास्तविक उपभोग और उत्पादन के काम हैं वो मुद्रा रूपी आवरण के पीछे होते हैं। मुद्रा एक निष्क्रिय घटक है, यानी मुद्रा का काम केवल विनिमय का माध्यम है। मुद्रा विनिमय को सरल बनाती है और मुद्रा पूर्ति जो है उत्पादन, रोजगार पर प्रभाव नहीं डालती है। लेकिन कीन्स, जब 1930 की मंदी के बाद कीन्स की विचारधारा आगे आती है, तो कीन्स कहते हैं कि मुद्रा को आर्थिक क्रिया का एक निर्धारक तत्व माना जाना चाहिए और मुद्रा पूर्ति, उत्पादन, रोजगार पर प्रभाव डालती है। जब तक किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का स्तर विद्यमान है तब तक मुद्रा अर्थव्यवस्था में उत्पादन और रोजगार इत्यादि को प्रभावित करती है। तो मुद्रा चूंकि अर्थव्यवस्था के सभी घटकों को प्रभावित करती है, इसीलिए आजकल अर्थव्यवस्थाओं में, चाहे वो विकसित अर्थव्यवस्था हो या विकासशील देश हो, सभी में जो मॉनेटरी मैनेजमेंट है, मौद्रिक प्रबंध है, मौद्रिक नीति है, उसका काफ़ी महत्व बढ़ गया है और मुद्रा या मौद्रिक नीति का अर्थव्यवस्थाओं में काफ़ी महत्व है। तो विद्यार्थियों, हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि मुद्रा अर्थव्यवस्था में जो वास्तविक साधन हैं, जैसे अनाज है, कोयला है, इस्पात है, इनको उत्पन्न तो नहीं कर सकती, लेकिन वह इन वस्तुओं और सेवाओं को उत्पन्न करने के लिए साधन जुटाने में या साधनों का सदुपयोग करने में मदद अवश्य करती है। मुद्रा ने मानव जाति को जो वस्तु विनिमय प्रणाली है उसकी समस्याओं से छुटकारा दिलाया है और मुद्रा ने उत्पादन कार्य को, विनिमय कार्य को, वितरण कार्य को सुगम बनाया है, लेन देन प्रक्रिया को सुगम बनाया है। तो इस प्रकार आजकल मुद्रा हमारे आर्थिक जीवन का अभिन्न अंग बन गई है। तो मैं समझती हूँ विद्यार्थियों, आपको मुद्रा के कार्य, महत्व, मुद्रा की जो प्रकृति है वह समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू।